रात की परछाई में छुपा है जो राज। सुन ले मुसाफिर इस खामोशी की तू आवाज। जो आया इस राह पर वो लौट के ना जाएगा। इस काली चुनरी के साए में ही सो जाएगा। पास ही सूखी लकड़ियां काट रहा एक लकड़हारा गणेश कुल्हाड़ी रोककर मंत्रमुग्ध होकर उसे देखने लगता है। अरे यह कैसा जादुई दृश्य है। इतनी मीठी आवाज काले लिबास में तो यह किसी स्वर्ग की अप्सरा जैसी लग रही है। लोग कहते हैं कि काला रंग अपशकुन का प्रतीक है, पर यह रूप तो मन मोह लेने वाला है। गणेश के हाथों से कुल्हाड़ी छूटकर जमीन पर गिर जाती है और वो सुध-बुध खोकर हुराम की उस लंबी लहराती चुनरी के पीछे चल देता है। गणेश जैसे ही हुराम की उस लहराती हुई चुनरी को छूता है, उसका शरीर जबरदस्ती उस कपड़े के अंदर खींचने लगता है। अरे यह क्या हो रहा है? मेरा शरीर इस चुनरी के अंदर क्यों खींचता जा रहा है? अरे नहीं नहीं नहीं, मुझे छोड़ो। तभी हुराम धीरे से पीछे घूमकर अपना चेहरा दिखाती है। उसका रूप अचानक भयानक लगने लगता है। तुम? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। यह क्या हो गया? बचाओ बचाओ बचाओ। गणेश जोर से चीखता है और उस काली चुनरी के भीतर विलीन हो जाता है। कोई भी मुझसे नहीं बच पाएगा, कोई भी नहीं। तुम इंसानों की कमजोरी ही मेरी एक खूबसूरती है। कुछ समय पहले सुबह का वक्त है। चारों तरफ शांत वातावरण है। वही गांव के एक घर में शादी की जोर शोरों से तैयारियां चल रही है। दुल्हन के जोड़े में सजी बेहद खूबसूरत हुराम आईने के सामने खड़ी खुद को निहार रही है। मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि मैं ही हूँ। शादी के इस लाल जोड़े में मैं कितनी अच्छी लग रही हूँ। सच में आज पूरे 5 साल का मेरा प्रेम पूरा होने जा रहा है। भगवान ने मुझे इतनी बड़ी खुशी दी है कि मैं तो इसे संभाल ही नहीं पा रही हूँ। हाँ, तभी कमरे में जया भागते हुए आती है। अरे हुराम, तुम यहाँ हो और तुम्हारी छोटी बहन आशी कहीं दिखाई नहीं दे रही है। अरे जया, वो यही कहीं शादी की तैयारियों में लगी होगी। तुम खामखा परेशान हो रही हो। तुम चिंता मत करो, वो आ जाएगी। तभी बाहर से बहुत सारे भारी कदमों की आहटें सुनाई देती है। लगता है लड़के वाले आ गए हैं। बाहर बहुत ही चहल पहल हो रही है। जया जैसे ही बाहर आती है, ये क्या, बारात तो आ गई, पर दूल्हा तो कहीं नजर ही नहीं आ रहा है। जया, जाओ और जल्दी से अपनी उस दुल्हन को बाहर लेकर आओ। मुझे उससे बात करनी है। जी चाची, मैं अभी लेकर आती हूँ। जया घबराकर अंदर कमरे में जाती है। क्या हुआ जया, बताओ ना। वो शेरवानी में कैसे लग रहे हैं? बहुत खूबसूरत लग रहे होंगे ना। हुराम, बाहर दूल्हा नहीं आया है, सिर्फ बारात आई है। और उनकी माँ सुमित्रा चाची तो बहुत ही गुस्से में है, तुम्हें बाहर बुला रही है। चलो बाहर। ये सुनते ही हुराम के चेहरे की मुस्कान गायब हो जाती है। वो बुरी तरह परेशान होकर जया के साथ कमरे से बाहर आंगन की तरफ आती है। जल्दी बताओ, मेरा बेटा माधव कहाँ है? तुमने क्या किया है मेरे बेटे के साथ? ये आप क्या कह रही है माँ जी? मैं तो खुद यहाँ दुल्हन के जोड़े में उनका इंतजार कर रही हूँ। क्या माधव अभी तक नहीं आए? नाटक मत करो। तुमने जरूर मेरे बेटे पर कोई काला जादू किया है और उसे अपने प्रेम जाल में फंसाया है। आज मेरा बेटा कहीं दिखाई नहीं दे रहा है और तुम यहाँ भोली बनने का ढोंग कर रही हो।
अरे बहन जी, आपका बेटा ही नहीं, इसकी छोटी बहन नासी भी सुबह से कहीं दिखाई नहीं दे रही है। अरे मुझे तो लगता है कि इसकी बहन ही आपके बेटे माधव को लेकर भाग गई है। हाँ। नहीं, मेरी बहन ऐसा कभी नहीं कर सकती। वो मुझसे बहुत प्रेम करती है। जरूर जरूर उन दोनों के साथ कुछ गलत हुआ है। और माधव माधव मुझे इस तरह मंडप में तड़पता हुआ नहीं छोड़ सकते। माँ, बस करो ये रोना धोना। मेरा बेटा कहाँ है ये मुझे भी नहीं पता, लेकिन एक बात कान खोल कर सुन लो तुम। अगर वो मुझे मिल भी गया तो भी मैं तुम्हारी शादी कभी अपने बेटे से नहीं होने दूंगी। चलो भाइयों, यहाँ से निकलो। सुमित्रा गुस्से में अपने सभी बारातियों को लेकर वहाँ से चली जाती है। हम लोग पहले ही कहते थे ना कि इन अनाथों का कुछ नहीं होने वाला। दरवाजे पर बारात तो आई पर दूल्हा ही गायब हो गया, और इसकी छोटी बहन, उसने भी पीठ पीछे बड़ा कांड कर दिया। चलो जया, घर चले। नहीं पिताजी, मुझे छोड़ दीजिए। ये आप क्या कह रहे हैं? इस वक्त हुराम को मेरी बहुत जरूरत है। मैंने तुम्हें पहले ही इस लड़की से दोस्ती रखने से मना किया था। अब देखो इसके घर में क्या तमाशे हो रहे हैं। चलो यहाँ से। जया कोष खींचते हुए वहाँ से चली जाती है। ये कैसे हो गया? मैंने अपनी शादी के कितने अरमान, कितने सपने सजाए थे और पल भर में सब बिखर गए। मेरी बहन आशी, वो मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती है? और मेरा प्रेमी माधव, वो दोनों तो मेरी तो आंखों की तरह थे। हुराम की आंखों से लगातार आंसू गिर रहे हैं और उसके दिमाग में बीते हुए दिनों के पुराने मंजर घूमने लगते हैं। सुबह का वक्त है। घर के आंगन में हुराम बैठी हुई अपनी छोटी बहन आशी की चुटिया बना रही थी। तभी आशी की आंखों से आंसू निकल आते हैं। क्या हुआ आशी? तुम्हारी आंखों में आंसू क्यों आ गए हैं? दीदी, जब आपकी शादी हो जाएगी और आप मुझे छोड़कर चली जाओगी तो मैं आपके बिना कैसे रहूंगी? हमारे माता पिता भी नहीं है। मेरी तो पूरी दुनिया सिर्फ आप हो। पगली कहीं की, तुम्हें क्या हो गया है? मैं तुम्हें कहीं भी छोड़कर नहीं जाने वाली हूँ। तुम तो मेरी जान हो। भला मैं तुम्हें क्यों छोड़ूंगी? अब मेरी तुम्हारी चुटिया बना दी है। तुम घर के छोटे मोटे काम संभालो और मैं तालाब से पानी लेकर आती हूँ। लेकिन ध्यान रखना, कोई कुछ भी कहे, तुम्हें किसी अनजान के पास बिल्कुल भी नहीं जाना है, समझी? ठीक है दीदी, आप जल्दी आ जाना। हुराम घने जंगलों से होते हुए तालाब के पास पहुँचती है, जहाँ माधव पहले से उसका इंतजार कर रहा था। हुराम, आज आने में इतना वक्त क्यों लगा दी? तुम तो जानते हो माधव, मेरी छोटी बहन आशी, जब तक मैं उसकी चुटिया ना बना दूं, वो कोई काम नहीं करती। बस उसी को समझाने में वक्त लग गया। देखो हुराम, हम पूरे 5 वर्षों से एक दूसरे से प्रेम करते हैं। अब मुझसे और इंतजार नहीं होता। चलो अब हम दोनों शादी कर लेते हैं। मैं भी तो यही चाहती हूँ कि अब हमारी शादी हो जाए। मैंने अपनी माँ से बात कर ली है। वह पहले तो मान नहीं रही थी, लेकिन मैंने जैसे तैसे उन्हें शादी के लिए मना लिया। आने वाली पूर्णिमा के दिन हमारी शादी है। तुम अच्छे से तैयार रहना। हाँ, क्यों नहीं, मैं बेसब्री से उस पल का इंतजार करूंगी। माधव खुशी खुशी वहाँ से चला जाता है। तभी झाड़ियों के पीछे खड़ा एक गाँव वाला उनकी सारी बातें सुन लेता है। हुराम, मेरी बात मान ले, ये माधव तुमसे शादी नहीं करने वाला। उसकी इन बड़ी बड़ी बातों पर मत जाओ। नहीं काका, माधव मुझसे सच्चा प्रेम करते हैं। वो मुझे कभी धोखा नहीं देंगे। ठीक है, वक्त आने पर तुम्हें खुद पता चल जाएगा। फिर धीरे धीरे दिन बीतते हैं और शादी का दिन आ जाता है। मैं जानती हूँ मेरी बहन मुझे कभी धोखा नहीं दे सकती और ना ही माधव ऐसा कर सकते हैं। जरूर उन दोनों के साथ कुछ बहुत गलत हुआ है। मुझे इस सच का पता लगाना ही होगा। वही
दूर एक पेड़ के पीछे छिपा वीरेंद्र ये सब देखकर मुस्कुरा रहा होता है। तुम कुछ भी कर लो हुराम, तुम न तो अपनी बहन आसी का पता लगा सकती हो और न ही माधव का। आखिर यह सब खेल मैंने ही तो रचा है। हुराम को जाता देख वीरेंद्र की आंखों के सामने भी कुछ समय पहले का पुराना मंजर घूमने लगता है। सुबह का वक्त है, तालाब के किनारे हुराम और माधव हंस हंस कर बातें कर रहे हैं। वहीं दूर झाड़ियों में छिपा वीरेंद्र ये सब कुछ देख रहा है। नहीं, मैं इन दोनों को पिछले 5 सालों से इस तरह एक साथ देख देख कर थक गया हूँ। मैं हुराम को अपनी पत्नी बनाना चाहता हूँ, पर यह है कि हमेशा इसी माधव से चिपकी रहती है। आज तो मैं इसके सामने अपने दिल की बात कह कर ही रहूंगा। जैसे ही माधव वहाँ से चला जाता है, वीरेंद्र तुरंत दौड़कर हुराम के सामने आकर उसका रास्ता रोक लेता है। वीरेंद्र, हट जाओ मेरे रास्ते से। देखो हुराम, मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ। तुम्हें मेरे प्रेम को अपना लेना चाहिए। मैं तुम्हें दुनिया की हर खुशी दूंगा और बहुत खुश भी रखूंगा। वीरेंद्र, मैं सिर्फ माधव से प्रेम करती हूँ और तुम्हें कभी नहीं अपना सकती, इसलिए चुपचाप मेरे रास्ते से हट जाओ। मैं इस इलाके का सबसे बड़ा जमींदार का बेटा हूँ हुराम। मुझे ठुकराने की तुम्हें बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। तुम एक मामूली से चरवाहे के लिए मुझे ठुकरा रही हो। मैं माधव से बेहद प्रेम करती हूँ वीरेंद्र, और उसे मैं कभी नहीं छोड़ सकती। तुम्हारा ये धन और घमंड मेरे किसी काम का नहीं है। इतना कहकर हुराम वहाँ से चली जाती है। वीरेंद्र का अहंकार पूरी तरह टूट जाता है और वो गुस्से से पागल हो उठता है। उसने मुझे ठुकरा दिया। एक मामूली लड़की ने मुझे मना कर दिया। मैं इस अपमान का बदला लेकर रहूंगा। अब देख हुराम, मैं तुम्हारे साथ क्या क्या करता हूँ। वीरेंद्र गुस्से में वहाँ से निकल पड़ता है और घने जंगलों के बीच रहने वाली एक खौफनाक बूढ़ी औरत के पास पहुँचता है, जिसका नाम तांत्रिका था। कहो राजन, तुम्हें आज इस अंधेरी कुटिया में मेरे पास क्यों आना पड़ा? मुझे वह हुराम हर कीमत पर चाहिए। उसे पाने के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ, चाहे मुझे कोई भी रास्ता क्यों न चुनना पड़े। उसके लिए तुम्हें किसी की जिंदगी बर्बाद करनी पड़ेगी। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? हाँ, अगर उसे पाने के लिए मुझे किसी की जान भी लेनी पड़े या किसी की जिंदगी तबाह करनी पड़े तो भी मैं तैयार हूँ। तो सुनो, मुझे तंत्र मंत्र की साधना के लिए एक मासूम लड़की चाहिए, जिसकी ऊर्जा और शक्तियाँ मैं सोख सकूं। तुम मुझे वो लड़की ला कर दो, फिर मैं तुम्हारी इच्छा पूरी कर दूंगी। ठीक है, मैं यह काम जरूर करूँगा। अगली सुबह होते ही वीरेंद्र साजिश के तहत माधव के घर की तरफ जाने लगता है। किस्मत से रास्ते में ही उसे माधव मिल जाता है। वीरेंद्र, तुम यहाँ मेरे पास क्यों आ रहे थे? देखो माधव, तुम हुराम से प्रेम करते हो ना, लेकिन तुम उसे छोड़ दो और मेरी बात मान लो। अगर तुम मेरी राह से हट जाओ तो मैं तुम्हें इतना धनी बना दूंगा कि तुमने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। यह नामुमकिन है। मैं हुराम से पिछले 5 वर्षों से सच्चा प्रेम करता हूँ। मैं धन के लिए उसे कभी नहीं छोड़ सकता। वीरेंद्र बिना कुछ बोले मुस्कुराता है और सोने के सिक्कों से भरी एक भारी थैली निकालकर सीधे माधव के हाथ में थमा देता है। यह देखो, यह सारे सोने के सिक्के तुम्हारे हैं, और अगर तुमने मेरी बात मान ली तो मैं तुम्हें ऐसी कई और थैलियां दे दूंगा। अरे, यह तो सच में शुद्ध सोने के सिक्के हैं। मैं दिन भर जंगल में लकड़ियां काटता हूँ, कड़ी मेहनत करता हूँ, तब भी मुझे एक सोने का सिक्का नसीब नहीं होता। यह तो बहुत अच्छा और आसान सौदा है। सोचते क्या हो माधव, मेरी बात मानो और अमीर बन जाओ। ठीक है, मुझे यह सौदा मंजूर है।
मुझे तो सिर्फ धन से मतलब है और धन के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। बताओ मुझे क्या करना होगा? तुम्हें शादी वाले दिन किसी भी तरह हुराम की छोटी बहन आसी को बहला फुसलाकर मेरे पास लाना होगा। और हाँ, कल तुम मंडप में नहीं जाओगे और हुराम से विवाह भी नहीं करोगे। ठीक है, कल मेरा विवाह होने वाला है और इस काम को मैं कल सुबह ही अंजाम दे दूंगा। मैं उस लड़की को लाकर तुम्हें सौंप दूंगा। माधव वहाँ से चला जाता है। वीरेंद्र उसे जाता देख मन ही मन मुस्कुराता है। हुराम, तुमने मुझे ठुकराया था ना, अब देखो तुम्हारी जिंदगी कैसे तबाह होती है। अगली सुबह शादी वाले दिन घर में जोरों शोरों से तैयारियां हो रही होती है। तभी आशी कुछ सामान लेने के लिए घर से बाहर निकलती है, जहां रास्ते में उसे जानबूझकर माधव मिलता है। अरे आप यहाँ हैं जीजा जी, आज तो आपकी शादी का दिन है, आपको तो घर पर रहकर तैयार होना चाहिए। हाँ आसी, मैं तैयार होने ही जा रहा था, लेकिन तुम्हारी बहन हुराम ने कही थी कि दूल्हे के रूप में मुझे तुम तैयार करोगी, क्योंकि वह चाहती है कि मैं सबसे अच्छा दिखूं। अच्छा, दीदी ने ऐसा कहा है? क्यों नहीं जीजा जी, मैं आपको बहुत अच्छे से तैयार कर दूंगी। ठीक है, तो फिर चलो मेरे साथ। माधव आशी को बहलाकर घने जंगलों से होते हुए उसी तालाब के किनारे ले आता है, जहां वीरेंद्र पहले से खड़ा उनका इंतजार कर रहा था। वीरेंद्र को देखकर आशी घबरा जाती है। ये क्या जीजा जी, आप मुझे इस सुनसान जगह पर क्यों लेकर आए हैं? और ये जमींदार का बेटा यहाँ क्या कर रहा है? लो वीरेंद्र, जैसा तुमने कहा था मैं बिल्कुल वैसा ही करके आसी को यहाँ ले आया हूँ। अब मुझे मेरा बाकी का हिस्सा दो। वीरेंद्र मुस्कुराते हुए सोने के सिक्कों से भरी एक और थैली माधव की तरफ बढ़ा देता है। माधव उसे लपक लेता है और पीछे बिना मुड़े वहाँ से रफू चक्कर हो जाता है। नहीं जीजा जी, मुझे अपने साथ ले चलिए, मुझे इस दरिद्र के पास अकेला छोड़कर मत जाइए जीजा जी। चुप हो जाओ लड़की, वह तुम्हारा जीजा जी नहीं है, वह तो सिर्फ धन का भूखा है। पैसों के लिए वह तुम्हें और तुम्हारी बहन दोनों को छोड़ने के लिए तैयार हो गया। अब चुपचाप मेरे साथ चलो। वीरेंद्र जबरदस्ती रोती चीखती आशी को घसीटते हुए तांत्रिका की कुटिया में ले आता है। ये देखिए अम्मा, जैसा आपने कहा था मैं उस लड़की को लेकर आ गया हूँ। बहुत अच्छा काम किया तुमने, अब जैसा मैं कहती हूँ वैसा ही करो। बूढ़ी तांत्रिका वीरेंद्र के हाथ में एक अजीब सी भस्म देती है। वीरेंद्र कुटिलता से मुस्कुराते हुए वो भस्म जबरदस्ती आशी के ऊपर छिड़क देता है। भस्म गिरते ही एक तेज धुआं उठता है और आशी का इंसानी शरीर एक छोटी काली बकरी के रूप में बदल जाता है। ये क्या, मैं एक बकरी कैसे बन गई? दीदी, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। अरे अम्मा, यह तो सच में कमाल हो गया। अब इसकी मासूम ऊर्जा से मेरी शक्तियाँ बढ़ती रहेगी। और सुनो वीरेंद्र, तुम्हारे रास्ते का कांटा भी हट गया है। अगर ये लड़की इंसान रहती तो हुराम तुमसे शादी के लिए कभी हाँ नहीं करती। ठीक है अम्मा, अब मैं इसे इसी घने जंगल में छोड़ देता हूँ। इसके बाद हुराम टूट जाएगी और हार कर मुझसे ही विवाह करेगी। हाँ। वीरेंद्र उस बकरी को घने जंगल के बीच ले जाकर लावारिस छोड़ देता है। वीरेंद्र पेड़ के पीछे खड़ा ये सब सोचकर मुस्कुरा रहा होता है। रो लो हुराम, जितना रोना है रो लो, आखिर में तुम्हें मेरे पास ही आना होगा। वहीं दूसरी तरफ हुराम घने जंगलों की तरफ भागी जा रही होती है। तभी रास्ते में एक काली बकरी बेहद घबराई हुई हालत में दौड़कर उसके पास आती है। अरे, ये छोटी सी बकरी इतनी डरी हुई क्यों है और ये इस तरह मेरे पैरों से क्यों लिपट रही है? तभी अचानक
हुराम की नजर उस बकरी के गले पर पड़ती है जहाँ एक पायल बंधी हुई थी। हुराम घुटनों के बल बैठकर उस छोटी सी बकरी के गले में बंधी पायल को छूती है। उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। अरे, ये तो हूबहू वही पायल है जो मैंने अपनी बहन आशी को उसके जन्मदिन पर दी थी। पर आशी की ये पायल इस लावारिस बकरी के गले में कैसे आई? दीदी, मुझे पहचानो, मैं आपकी बहन आशी हूँ। मुझे उस दुष्ट जमींदार के बेटे ने इस रूप में बदल दिया है दीदी। लेकिन हुराम आगे बढ़ जाती है, अपनी बहन को सब जगह ढूंढ लेती है, पर उसे आशी कहीं नहीं मिलती। तो थकी हारी वो घर आ जाती है। मैंने पूरा जंगल छान मारा, सब जगह अपनी बहन आशी और माधव को ढूंढ लिया। आखिर दोनों अचानक कहाँ चले गए? उन्हें धरती निगल गई है या आसमान खा गया है? तभी दरवाजे से वही आशी दोबारा अंदर आती है। ये क्या? ये बकरी फिर से मेरे सामने आकर खड़ी हो गई। रात को भी ये मुझे जंगल में मिली थी और अब यहाँ मेरे घर आ गई। इसकी आंखों में ये दर्द मुझे कुछ अपना सा महसूस क्यों करा रहा है? फिर हुराम उस छोटी सी बकरी को उठाकर अपने सीने से लगा लेती है। हुराम के कानों में एक बेहद धीमी आवाज गूंजती है। दीदी, मुझे पहचानो, मैं आपकी आशी हूँ दीदी, मुझे बचा लो। ये क्या? ये कैसी आवाज थी? मुझे ऐसा क्यों लगा जैसे मेरी बहन आशी मुझे पुकार रही है। क्या मैं पागल हो रही हूँ? हुराम अभी इस उलझन को समझ ही नहीं पाई थी कि तभी गांव के कुछ लोग गुस्से में उसके आंगन के अंदर आ धमकते हैं। हुराम, अब तुम इस गांव में एक पल भी नहीं रह सकती हो। जिसकी शादी मंडप से टूट जाए और जिसकी छोटी बहन अपने ही होने वाले जीजा जी के साथ भाग जाए, वैसी लड़की अगर हमारे गांव में रहेगी तो पूरे गांव का माहौल खराब हो जाएगा ना। क्यों भाइयों? हाँ हाँ, बिल्कुल ठीक कह रहे हो। ऐसी बदचलन और कुलक्षणी लड़की के साये से भी हमारे बच्चे बिगड़ जाएंगे। अरे निकल जाओ हमारे गांव से, अभी के अभी जाओ यहाँ से। ऐसा मत कीजिए काका, भगवान के लिए मुझ पर रहम खाइए। मैं इस हालात में अकेली कहाँ जाऊंगी? मैं तो बस अपनी मासूम बहन को ढूंढ रही हूँ, वो किसी के साथ नहीं भागी है। मुझे मत निकालिए। लेकिन गांव वाले हुराम की एक नहीं सुनते और गांव से बाहर निकाल देते हैं। हे भगवान, मैंने ऐसा क्या गुनाह किया है जो सब मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं? तभी आशी हुरान की आंखों का आंसू पोंछने लगती है और उसकी आंखों से भी आंसू गिरने लगते हैं। तुम्हारी आंखों से भी आंसू गिर रहे हैं ना? और तुम मेरे आंसू पोंछ रहे हो? ऐसा लग रहा है जैसे हम दोनों के बीच कोई बहुत गहरा रिश्ता है। पर क्या? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। हुराम उस छोटी बकरी को अपनी गोद में उठाती है और भटकते भटकते वो जंगल के उस खौफनाक हिस्से में पहुंच जाती है जहां तांत्रिका की कुटिया थी। आखिरकार तुम खुद आ ही गई हुराम। तुम कौन हो बूढ़ी औरत? और तुम मुझे इस तरह देखकर क्यों हंस रही हो? तुम मेरा नाम कैसे जानती हो? तुम जिस मंगेतर माधव और बहन आशी के लिए रो रही हो, उसका सच जानना चाहती हो? उस जमींदार के बेटे वीरेंद्र ने तुम्हें पाने के लिए तुम्हारी बहन आशी की जिंदगी छीन ली और उसे एक बेजुबान काली बकरी बना दिया। नहीं, तुम झूठ बोल रही हो। ऐसा नहीं हो सकता। मेरा प्रेमी माधव ऐसा कभी नहीं कर सकता। वो मुझसे सच्चा प्रेम करता है। तांत्रिका बिना कुछ बोले हवा में अपनी जादुई विभूति छिड़कती है। तभी हुराम को सारा सच दिख जाता है। मेरा पूरा जीवन, मेरा हर एक सपना एक धोखेबाज का बुना हुआ जाल था। माधव, तुमने चंद सिक्कों के लिए मेरी मासूम बहन की जिंदगी तबाह कर दी है। मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी, किसी को नहीं। हुराम,
अगर तुम बदला लेना चाहती हो तो इस रहस्यमयी काली चुनरी को ओढ़ लो, लेकिन याद रखना, इसे ओढ़ने के बाद तुम कभी दोबारा लाल जोड़ा नहीं पहन पाओगी और तुम्हें सजनी संवरने का अपना सारा शौक हमेशा के लिए त्यागना होगा। बस अब सजने संवरने की क्या परवाह, जब मेरी इकलौती बहन एक ऐसे रूप में बदल चुकी है जिसे मैं कभी ठीक नहीं कर सकती। मुझे ये मंजूर है, मैं उन लालची गांव वालों और धोखेबाजों से अपनी बहन का बदला लेकर रहूंगी। खुराम वो काली चुनरी ओढ़ लेती है और उस दिन से एक एक करके उन स्वार्थी गांव वालों को गायब करने लगती है। लेकिन इतने लोगों को सजा देकर भी खुराम को अंदर से सुकून नहीं मिलता। बहन आशी, मैं तुम्हें इंसान तो नहीं बना सकती। मैंने बदला लेने के लिए इतने गांव वालों को गायब कर दिया, पर फिर भी मुझे अंदर से कोई खुशी नहीं हो रही है। मुझे अब इस पाप का अंत करना ही होगा। नहीं दीदी, रुक जाओ, तुम ये क्या कर रही हो? रुक जाओ दीदी। पर हुराम थकी हुई थी। वो आशी को गोद में उठाती है और घने जंगल के बीच स्थित उस रहस्यमयी काले तालाब के किनारे पहुंच जाती है। बहन, तुम यहाँ ठीक रहना, मैं सबसे खराब हूँ, मुझे अब जाना होगा। तभी अचानक खुराम का पैर फिसल जाता है और वो गहरे तालाब के पानी में गिर जाती है। नहीं दीदी, वापस आ जाओ, ये क्या हो गया? दीदी, दीदी वापस आ जाओ। फिर जैसे ही आशी पागलों की तरह चीखने लगती है, उसकी आंखों के आंसू उस तालाब के पानी में गिरते हैं। वैसे ही तालाब से एक तेज रोशनी निकलती है और आशी एक इंसानी रूप में वापस आ जाती है। ये कैसी रोशनी थी और मैं इंसान बन गई। ये सब कैसे हुआ? नहीं, पहले मुझे दीदी को बचाना होगा। आशी बिना देरी किए तालाब में कूद पड़ती है और अपनी बहन खुराम को खींचकर किनारे पर ले आती है। दीदी, आंखें खोलो, ये क्या हो रहा है? दीदी, दीदी होश में आओ दीदी। आशी के पुकारते ही तालाब से फिर से एक तेज रोशनी निकलती है और खुराम की आंखें खुल जाती है। मैं यहाँ कैसे? और तुम आशी, तुम तो बिल्कुल ठीक हो गई। तुम इंसान कैसे बन गई? मुझे नहीं पता दीदी, तालाब से एक तेज रोशनी निकली और मैं अचानक ठीक हो गई। ये कैसे हो सकता है? तांत्रिका ने तो कहा था कि तुम कभी इंसान नहीं बन पाओगी। तभी एक रहस्यमयी आवाज गूंजती है। ये सब तुम दोनों बहनों के सच्चे प्रेम की शक्ति की वजह से ही आज आशी का श्राप टूटा है और वो वापस इंसान बन पाई है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरी बहन को ठीक कर दिया। मैं बहुत खुश हूँ। गांव वालों ने अब तक तुम्हारे साथ अन्याय किया है। इस तालाब का पवित्र जल लेकर जाओ और उन पर छिड़क देना, उन सब का सच सामने आ जाएगा। चलो दीदी, हम जल्दी चलते हैं। उन दोनों पापियों को उनकी किए की सजा हम दिलवा कर ही रहेंगे। आशी उस तालाब का जल एक पात्र में भर लेती है। दोनों बहनें तेजी से गांव की चौपाल पर आते हैं। तुम दोनों यहाँ क्या कर रही हो? पकड़ो इन्हें। आशी वो जल गांव वालों के ऊपर छिड़क देती है। तभी सभी की आंखों के सामने सारा सच दिख जाता है। पीछे खड़े माधव और वीरेंद्र भागने की कोशिश करते हैं, पर मुखिया उन्हें पकड़ लेते हैं। मुखिया जी, हमें छोड़ दीजिए, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। चुप रहो, मुझे तुम दोनों का सारा सच पता चल चुका है। तुमने इन दो मासूम बच्चियों के साथ में जो किया है ना, उसकी सजा तुम्हें जरूर भुगतनी होगी। गांव वालों, ले जाओ इन दोनों को और ध्यान देना, गांव की सीमा में दोबारा दिखाई नहीं देने चाहिए। गांव वाले गुस्से में माधव और वीरेंद्र को पीटते हुए हमेशा के लिए गांव से बाहर निकाल देते हैं। उनके जाने के बाद मुखिया और गांव के लोग दोनों बहनों के पास आते हैं।
हमें माफ कर दो बेटियों। हमने तुम दोनों को कितना गलत समझा और तुम पर अत्याचार किए, पर आखिर में तुम दोनों ही बिल्कुल सही हो। आज से तुम दोनों अनाथ नहीं हो। मैं तुम्हारे पिता जैसा हूँ और तुम्हें कभी किसी चीज की तकलीफ नहीं होने दूंगा। यह पूरा गांव तुम्हारा घर है। फिर दोनों बहनें वहीं बैठकर फूट फूट कर रोने लगती है और उस दिन के बाद खुर्राम अपनी वो काली चुनरी हमेशा के लिए त्याग देती है। दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। आपकी कमेंट्स हमारे लिए बहुत मूल्यवान हैं। इसी तरह हमारे चैनल की अच्छी अच्छी और प्यारी प्यारी कहानियाँ सुनने के लिए हमें लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।